वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 81। डॉक्टर साहब ने कनक को छोड़ा और 2 कदम पीछे होकर मुड़ गए और कनक से बोले, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कनक ने मुड़कर डॉक्टर साहब को देखा और उन्हें पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोली, नहीं जाना हमें कहीं। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हमारी मास्टर्स भी आप हैं और पीएचडी भी डिग्री भी आप हैं और डिप्लोमा भी आपके लिए हम जीना छोड़ सकते हैं। तो ये तो बस एक मौका है। डॉक्टर साहब कनक की तरफ मुड़कर उसके गालों को छूकर बोले, लेकिन तुमने इसके लिए इतनी मेहनत की थी और तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मगर हम उदास नहीं हैं, हम बस नाटक कर रहे थे। बल्कि हम आज बहुत 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 खुश हैं क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आप हमसे बचपन से प्यार करते हैं। आपका प्यार आजकल का नहीं बल्कि तब से है जब से हम आपकी जिंदगी में हैं। और यकीन मानिए डॉक्टर साहब, हमें बिल्कुल दुख नहीं है कि हम दिल्ली नहीं जा पा रहे, बल्कि हम खुद जाना नहीं चाहते। आपसे दूर कैसे रहेंगे हम डॉक्टर साहब की तो जैसे लॉटरी लग गई हो। कनक की बातें सुनकर वो इतने खुश और एक्साइटेड हो गए कि कनक को अपनी बाहों में उठाकर घुमाने लगे। कनक ने कसकर डॉक्टर साहब को पकड़ लिया। कनक ने कहा, अच्छा चलिए, अब बहुत रात हो चुकी है तो अब हम नीचे रूम जाकर कपड़े चेंज कर लेते हैं, हमें ठंड लग रही है। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और बोले, अभी नहीं, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। और रही ठंड की बात तो उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, यहाँ आओ। डॉक्टर साहब ने कनक को अपनी टी शर्ट में ही घुसा लिया और अपने मोबाइल में रोमांटिक सा सॉन्ग लगाकर डांस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कपिल का अपार्टमेंट। कपिल ने धानी के हाथ पर पेस्ट लगाया और उसे डाइनिंग टेबल पर बेबाक राय खुद खाना सर्व करने लगा। धानी के हाथ में पेस्ट लगा होने की वजह से उसे खाना खाने में दिक्कत होने लगी। कपिल ने उसे खाना खिला दिया और सारा सामान भी अकेले ही समेट लिया। धानी को कपिल का केयरिंग नेचर उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। एपिसोड 82। मेहरा मेंशन में कनक और डॉक्टर साहब अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कनक डॉक्टर साहब के सीने से लगी उनके कदम से कदम मिला रही थी। दोनों को डांस करते काफी समय बीत चुका था कि डॉक्टर साहब को कनक का शरीर कुछ ढीला पड़ता सा महसूस हुआ। उन्होंने कनक के चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि कनक सो चुकी थी। डॉक्टर साहब होले से मुस्कुराए और उन्होंने धीरे से अपनी टी शर्ट निकाल ली और कनक को ही पहने रहने दिया। फिर उसे गोद में उठाकर वहीं लगे गद्दे पर लेटा दिया और खुद भी उसे बाहों में भरकर उसके पास ही लेट गए और उसके चेहरे को निहारने लगे। सुबह का वक्त। सुबह कनक की नींद रावी की आवाज से खुली। कनक, उठ जा, कॉलेज नहीं चलना क्या? रावी ने कनक को उठाते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं जाना, हमें सोने दो, बहुत नींद आ रही है। कनक ने रजाई के अदन से ही रावी से कहा। रावी को आइडिया आया और उसने कहा, अरे भाई आप यहाँ, मगर कनक तो सो रही है। नहीं नहीं, हम बस उठेंगे। कनक हड़बड़ाकर उठी और इधर उधर देखने लगी। कनक को ऐसे हड़बड़ाया देख रावी ठहाके मारकर हंसने लगी और अपना पेट पकड़कर हंसते हुए बोली, ओ माय गॉड कनक, शक्ल देख अपनी भाई का नाम सुनते ही कैसे 12 बज गए तेरी शक्ल पर। कहाँ है डॉक्टर साहब, तुमने हमसे झूठ कहा? कनक ने अपने पास पड़ा तकिया रावी के ऊपर फेंकते हुए रावी से कहा, तुम ना बहुत बुरी हो रावी। हाँ हाँ ठीक है, जैसी भी हो, तेरी होने वाली नंद हूँ और अपनी नंद की बात मानना हर भाभी का फर्ज होता है। तो तू भी मेरी बात सुन और उठकर रेडी हो जा, रावी ने चिल्लाकर कहा। हाँ उठ रहे हैं, चिल्ला क्यों रही हो यार? दोनों बहन भाई हमारी नींद के दुश्मन है। तुम्हारे भैया ने हमें रात भर सोने नहीं दिया और तुम आ गई सुबह सुबह हमें जगाने। कनक बड़बड़ी। कनक जैसे ही उठने को हुई उसे ध्यान आया कि उसने
डॉक्टर साहब की टी शर्ट पहन रखी है तो उसने अपनी रजाई वापस सिर तक ओढ़कर कहा, तुम चलो हम रेडी होकर आते हैं। मगर तब तक रावी की नज़र कनक के कपड़ों पर पड़ चुकी थी। रावी ने कनक के सिर की रजाई हटाते हुए उससे एक्साइटेड होकर पूछा, कनक तूने भाई की टी शर्ट क्यों पहनी है? सच सच बताना, कल रात क्या किया तुमने? झूठ तो बोलने की कोशिश भी मत करना। रावी ने कनक को उंगली दिखाते हुए कहा, क्योंकि तुम कुछ बताओ या ना बताओ मगर तुम्हारा हुलिया सब बता रहा है कि कल रात तुम क्या करके आई हो। लेट मी गस, कहीं तुमने मुझे बुआ बनाने की तैयारी तो नहीं कर ली ना? रावी की बात सुनकर कनक की आंखें हैरानी से पसर गईं। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए कहा, रावी तुम ना अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत बातें मत करो। हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। हमने डिनर किया और बातें की बस। कनक ने बेड पर बैठे बैठे रावी को हाथ दिखाकर कहा, ओहो, ऐसा वैसा नहीं तो कैसा कैसा किया? रावी कनक को छेते हुए बोली, देख कनक, मैंने पहले ही कहा था, सच सच बताना, तू तो शुरुआत में ही झूठ बोल रही है। अच्छा, अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो तूने भाई की टी शर्ट क्यों पहन रखी है? वो तो हमें ठंड लग रही थी इसलिए, कनक ने अपनी बात समझाते हुए कहा। ठीक है, और तेरी गर्दन पर रेड पर्पल निशान कैसे हैं? गर्दन पर निशान? कनक ने धीरे से रावी के कहे शब्द दोहराए। गर्दन पर निशान? कनक ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर कहा, कैसे हो सकते हैं? हमने तो बस लिप किस की थी। कनक दौड़कर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाकर देखने लगी। कहाँ है निशान? उसने पलटते हुए कहा और रावी को देखा जो अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे ही घूर रही थी। कनक ने जबरदस्ती बत्ती सी दिखाकर कहा, सचरा वी हम सिर्फ बात ही कर रहे थे। कहते कहते कनक की आवाज़ धीमी हो गई। कनक धीरे धीरे पीछे जाने लगी। कनक ने रावी से कहा, देखो रावी, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास करो। विश्वास? वो भी तुम्हारा? रावी ने कनक के करीब आते हुए कहा। हाँ अच्छा ठीक है, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, पहले हमें नहा तो लेने दो। कनक ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा और वॉशरूम की तरफ भागी। नहीं, मुझे अभी जानना है, रुको भाभी जी। रावी कनक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती हुई बोली। कनक आगे आगे, रावी पीछे पीछे भागने लगी। दोनों और भागते भागते दोनों ही थक कर बेड पर सो गईं और एक दूसरे को देखकर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगी। नीचे हॉल में आलोक जी और दादी जी हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। तभी सरला जी ने किचन से आकर दादी जी के बगल में बैठकर बोली, कनक के यहाँ रहने से कितनी रौनक आ गई है ना माँ? उन्होंने दादी जी की तरफ देखकर कहा। आज दोनों की हंसी से पूरा घर गूंज रहा है। मन करता है कनक को जल्दी से अपने घर ले आऊं अब और इंतजार होता। दादी जी ने भी सरला जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, बह कनक के घर में होने से अलग ही रौनक हो जाती हैं। वहीं पास से गुजर रहे डॉक्टर साहब के कानों में भी दोनों सास बहू के बीच चल रही बातचीत पड़ी तो वो होले से मुस्कुराकर मन में कहा, क्या बात है बीवी, तुम्हें इस घर में लाने के लिए मुझसे ज्यादा मेरे घर के लोग बेताब हैं। गजब। एपिसोड 83। कनक और रावी रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ गई। कनक की आंखें नींद पूरी न होने के कारण सूजी हुई और थोड़ी लाल भी थीं। ये देखकर सरला जी ने कनक से पूछा, क्या बात है बेटा, रात में नींद पूरी नहीं हुई क्या? कनक ने नज़र उठाकर डॉक्टर साहब की तरफ देखा जो मजे से दही में आलू का पराठा डुबा डुबा कर खाते हुए मुस्कुरा रहे थे। दादी ने डॉक्टर साहब को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ झोरे, तेरी माँ ने कोई जोक सुना दिया है क्या जो तू मुंह दबाकर हंस रहा है? दादी के ऐसे टोकने पर डॉक्टर साहब बुरी तरह झेप गए। सरला जी की बात सुनकर रावी होले से बुदबुदाकर बोली, हाँ आपके सपूत ने रात भर सोने ही नहीं दिया, बेचारी को तो नींद पूरी कैसे होगी? कनक ने रावी को कोहनी मारकर चुप होने का इशारा किया। डॉक्टर साहब भी अनजान बनकर कनक से कहते हैं, हाँ आंखें इतनी लाल क्यों है तुम्हारी, रात को सोई नहीं क्या ठीक से? कनक ने नजरें झुकाकर कहा, ऐसी बात नहीं है।
मम्मा हम ठीक से सोए थे रात में, शायद ज्यादा देर सोने के कारण सूझ गई होंगी। सब लोग नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते वक्त डॉक्टर साहब टेबल के नीचे से अपने पैर से कनक का पैर सहलाने लगे, मगर कनक अपने पैर पीछे करके बैठी थी। शायद वो जानती थी कि डॉक्टर साहब कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे, इसलिए वो पहले ही सावधान होकर बैठी थी और डॉक्टर साहब कनक की जगह रावी का पैर सहला रहे थे। रावी ने एक दो बार इशारे में समझाने की कोशिश की। भाई शीश भाई। डॉक्टर साहब ने रावी पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो ऑरेंज जूस पीते हुए कनक को देखते रहे। रावी ने अपना पैर पीछे किया और एक जोरदार किक डॉक्टर साहब के पैर पर मारी, जिससे डॉक्टर साहब की चीख निकल गई। सभी की नज़र डॉक्टर साहब पर ठहर गई। सब ने एक साथ पूछा क्या हुआ, चीखे क्यों, सिवाय रावी के, क्योंकि वो जानती थी कु कु कुछ नहीं हुआ। टेबल के नीचे बिल्ली है, शायद डॉक्टर साहब ने अटकते हुए कहा और रावी को घूर कर देखने लगे। कनक समझ गई कि कुछ तो लफड़ा है। उसने धीरे से रावी की तरफ झुककर पूछा, तुमने कुछ किया? हाँ, मैंने भाई को लात मारी। वो तुम्हारा पैर समझकर मेरे पैर पर गुदगुदी कर रहे थे। मैंने उन्हें इशारा भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे लात मारनी पड़ी मजबूरी में, कहकर रावी ने आंख मारी और दोनों सहेलियां हंसने लगीं। पालक जी, जो कब से मैगजीन पढ़ते पढ़ते अपने परिवार की मौज मस्ती देखकर खुश हो रहे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, सौरभ तुमने बताया नहीं, तुम्हारे दोस्त कपिल की शादी हो चुकी है। इस न्यूज़ ने हर किसी को शॉक्ड कर दिया। कपिल भाई की शादी हो गई? रावी ने हैरान होकर सौरभ से पूछा। हाँ डैड, उसकी शादी हो चुकी है। फिर डॉक्टर साहब ने सारी बात बताई कि कैसे रूबी के रिजेक्शन के बाद कपिल डिप्रेस्ड हो गया, कैसे धानी और वो दोनों मिले, कैसे उनकी शादी हुई, धानी का लखनऊ आना, उन लोगों का एक साथ काम करना। डॉक्टर साहब ने सारा कुछ बता दिया। सभी लोग मुंह खोले बस डॉक्टर साहब की बातें सुनते रहें। उस वक्त पूरे डाइनिंग हॉल में सिर्फ डॉक्टर साहब की आवाज़ गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद, लेकिन डैड आपको कैसे पता चला? डॉक्टर साहब ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो एक्चुअली उसके डैड भी बिजनेसमैन है और आए दिन बिजनेस न्यूज में किसी ना किसी बिजनेसमैन का इंटरव्यू आता रहता है। आज डैड सुरेश सिंह का इंटरव्यू आया है। मैं अभी इस मैगजीन में उनका इंटरव्यू ही पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने कहा है कि अगले महीने अपने बेटे और बहू की शादी का रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करेंगे। किसी कारण से उन्हें सीक्रेटली अपने बेटे की शादी करनी पड़ी, मगर अब वह रिसेप्शन धूमधाम से करने वाले कपिल और धानी के बारे में सुनकर हर किसी को दुख भी और खुशी भी। सरला जी ने कहा, कितना कुछ हो गया लकी के साथ और तूने हमें बताया क्यों नहीं? डॉक्टर साहब बोले, मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, मगर ऐसे आप लोगों को सब कुछ बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। रावी ने अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ धानी भाभी से मिलने के लिए। कनक तू भी चलना मेरे साथ, कपिल भाई और भाभी से मिलकर आएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने सख्त लहजे में कहा। मैं उन लोगों को डिनर पर इनवाइट कर लूँगा। फिलहाल हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं है कपिल की शादी के बारे में, मगर जैसा कि डैड ने बताया है कि सुरेश अंकल ने इंटरव्यू में यह बात क्लियर कर दी है कि लकी की शादी हो चुकी है। पता नहीं किस किस को ये बात पता चल चुकी होगी। डॉक्टर साहब मन में सोचने लगे, फिर अपनी चेयर से खड़े हुए तो सरला जी ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं एक एजेंट कॉल करके आता हूँ मॉम। और फिर कनक और रावी से बोले, तुम दोनों जल्दी नाश्ता खत्म करो, हॉस्पिटल जाते वक्त तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करते हुए चला जाऊंगा। कनक जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी होती हुई बोली, लेकिन हम आपके साथ नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब ने भौएं सिकोड़कर कनक से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉलेज क्यों नहीं जा सकती? एक पल को कनक घबरा गई, मगर फिर बोली, दरअसल हमारा सामान घर पर ही है।
हम पहले घर जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले घर ले चलता हूँ, फिर वहाँ से कॉलेज चले जाएंगे। इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? डॉक्टर साहब ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कनक से पूछा। कनक से अब और कुछ नहीं कहा गया। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर साहब अपने रूम में जाकर कपिल को कॉल करते हैं, उसे सारी बात बता देते हैं और साथ ही उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट भी कर देते हैं। कपिल पहले तो डिनर के लिए मना कर देता है, लेकिन फिर डॉक्टर साहब के इंसिस्ट करने पर मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ कपिल अपार्टमेंट में, कपिल जस्ट नहाकर बाहर निकला था और रेडी हो ही रहा था कि डॉक्टर साहब का फोन आ गया। उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद कपिल अपने कपड़े पहनने लगा। पैंट पहनने के बाद वो अपनी शर्ट लेने के लिए बेड पर झुका का ही था कि उसे अपनी कमर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसने पास के ड्रावर से अपने कमर पर लगाने के लिए वॉलिनी जेल या स्प्रे ढूंढने लगा, मगर उसे ना ही स्प्रे मिला और ना ही कोई जेल। वो उसी तरह बिना शर्ट पहने शर्टलेस ही धानी के कमरे में उससे जेल लेने चला गया। धानी रेडी हो रही थी। उस समय धानी ने बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था और आईने के सामने बैठकर अपने बाल कोम्ब कर रही थी। धानी के रूम में जाकर कपिल ने डोर नॉक किया तो धानी को लगा शायद सुधा दीदी नाश्ते के लिए बुलाने आई हैं, तो उसने बिना देखे ही कहा बस 5 मिनट में आई सुधा दी। कपिल ने धानी से कहा देख तो लिया करो डोर पर कौन है। कपिल की आवाज सुनकर धानी ने पलटकर कपिल की ओर देखा तो कपिल को शर्टलेस देखकर धानी के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसको अपने शरीर में एक सिहरन सी उठती मालूम हुई। वो एक टक कपिल की वी शेप बॉडी को देखने लगी। मुझे नजर लगाओगी क्या? उसे ऐसे खुद को घूरता देख कपिल ने धानी से मजाकिया लहजे में कहा। कपिल की बात सुनकर धानी बुरी तरह झेप गई। उसने कपिल से कहा मुझे कोई शौक नहीं है आपको नजर लगाने का, मगर शायद आपको शर्टलेस घूमने का नया शौक चढ़ा है, इसलिए तो आप बिना शर्ट पहने मेरे कमरे में आ गए और मुझे ब्लेम कर रहे हैं। आपके पास कपड़े खत्म हो गए हैं क्या? धानी ने भी तुनक कर कहा। कपिल ने कहा मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे सामने शर्टलेस घूमने का, वो तो तुम्हारी मेहरबानी से जो मेरी कमर में दर्द हो रहा है उसी के लिए मलहम लेने आया हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में तो मुझे नहीं मिला, मुझे मेरे ही घर में चीजें नहीं मिल रही। कमाल है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से लाइफ झंड हो गई है। मेरी लाइफ में कब क्या कैसे होगा सब दूसरे डिसाइड करते हैं, मेरा अपना तो कुछ है नहीं। न ही मुझसे कोई कुछ पूछना बेहतर समझते हैं और न ही मुझे बताना। जब से डॉक्टर साहब से यह सुना कि उसके डैड ने इंटरव्यू में डिक्लेयर कर दिया है कि कपिल की शादी हो चुकी है, तब से कपिल थोड़ा परेशान गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बारे में धानी से कैसे बात करें। कोष्टक क्योंकि वो चाहता था कि पहले वो धानी से अपनी फीलिंग कन्फेस करें और उसका जवाब सुनने के बाद ही वह अपनी शादी को सबके सामने लाना चाहता था, लेकिन उसके डैड ने सब गड़बड़ कर दी। कपिल की ऐसी बातें सुनकर धानी को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में नमी आ गई। जैसे तैसे उसने खुद को रोने से रोका और कपिल से पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं, कुछ काम है या मुझे सुबह सुबह बातें सुनाने का मन हो गया? धानी को कपिल का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि कल रात कपिल उसकी इतनी देर कर रहा था और आज सुबह सुबह उसे इतनी खरी खोटी सुना रहा है। धानी ने मन में खुद से कहा मैं कभी इस इंसान को समझ नहीं पाऊंगी, शायद मेरे हाथ में चोट लगने की वजह से यह मेरा इतना ध्यान रख रहे होंगे और मैंने कुछ और ही समझ लिया, कहकर धानी कड़वाहट से हंसी और कपिल को देखने लगी। कपिल ने धानी से पूछा तुम्हारे कोई पेनकिलर जेल या स्प्रे हैं? अगर तुम्हारे पास हो तो प्लीज दे दो और मुझे घूरना बंद करो। धानी ने अपनी आंखें छोटी करके कपिल को देखा और मुंह बनाकर साइड के ड्राइवर से वाली नीचे निकालकर
कपिल को देकर मुड़ी और बैग से अपना दुपट्टा उठाकर कमरे से बाहर जाने लगी। कपिल ने धानी को देखकर कसकर अपनी आंखें बंद की, खुद के कहे हुए शब्दों पर पछताने लगा। कपिल ने धानी को आवाज देकर कहा, धानी क्या तुम ये मुझे लगा दोगी? धानी ने कुछ नहीं कहा। कपिल के पास आकर उसके हाथ से जेल लेकर कपिल से बोली, बताए कहाँ दर्द हो रहा है? कपिल अपनी कमर में एक जगह फिंगरप्रिंट करके बताने लगा कि यहाँ दर्द हो रहा है। धानी ने अपने फिंगर टिप पर थोड़ा सा जेल लिया और हल्के हाथ से कपिल के कमर पर रब करने लगी। कपिल को धानी के टच से दर्द रिलीफ मिल रहा था। जेल लगाने के बाद धानी ने वहीं टेबल पर जेल रखा और मुड़कर जाने लगी। कपिल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए, थैंक्स धानी। धानी उसी तरह कपिल की तरफ पिट करके खड़ी रही और वैसे खड़े हुए ही बोली, थैंक्स की जरूरत नहीं है, कल आपने मेरी हेल्प की थी, आज मैंने आपकी हेल्प कर दी, और वैसे भी आपकी जगह कोई भी होता तो मैं उनकी भी मदद करती। तो आप तो, कपिल ने धानी को अपने तरफ मोड़कर कहा, तो मैं क्या? बोलो धानी, तो मैं क्या? एपिसोड 84। धानी ने अपनी कलाई कपिल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। कपिल ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, बताओ धानी मैं क्या? धानी जो कब से खुद को रोने से रोक रही थी, अब और रोक नहीं पाई और उसके आंसू बहाने लगे। मगर अभी भी उसने कहा कुछ नहीं, बस अपनी डबडबाई आंखों से कपिल की आंखों में देखती रही। एकाएक ही कपिल की नज़र फिर धानी की सुनी मांग पर चली गई। ठीक है मत कहूँ कुछ, मैं बताता हूँ कि मैं। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि धानी ने आज भी मांग में सिंदूर नहीं लगाया हुआ है। उसने गुस्से में धानी की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने करीब खींचकर उसका हाथ मोड़कर उसकी कमर के पीछे करके उसे पकड़ लिया और आईने के पास रखे सिंदूर की डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर उठाकर धानी के मांग में सिंदूर भर दिया। और उसे आईने ने उसका अक्ष दिखाकर बोला, तुम नहीं कहोगी तो भी ये सच नहीं बदलने वाला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। धानी अपनी आंखें बंद करके खड़ी रही। कपिल की नजरें धानी के चेहरे पर टिकी रहीं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर साहब ने कनक को पहले उसके घर ले गए। कनक ने गाड़ी से उतारते हुए कहा, आप लोग भी अंदर चलिए, हम फटाफट चेंज कर लेते हैं और फिर कॉलेज चलेंगे। रावी ने कहा, चेंज क्यों करना यार, अच्छी लग रही है। ये ड्रेस ही रहने दो कनक, देर हो रही है। मगर ये तुम्हारी ड्रेस है रावी, कनक ने कहा। तो क्या हुआ, अच्छी लग रही हो तुम फटाफट बैग लो और आ जाओ, हम यहीं वेट कर रहे हैं। शाम को आएंगे तो बैठेंगे। कनक ने ठीक है कहा और जल्दी से घर के अंदर गई और गेट ओपन किया क्योंकि मासी जी इस वक्त तक अपने स्कूल जा चुकी थी तो घर पर कोई नहीं था। उसने फटाफट गेट खोला और अपना बैग लेकर गाड़ी में आकर बैठ गई। कार जब कॉलेज के गेट के बाहर पहुंची तो रावी पहले उतर गई और आगे निकल गई। कनक जैसे ही उतरने को हुई, डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, कभी कभी तो मेरी बहन समझदारी दिखाती हैं और तुम्हें अकेला छोड़ती हैं, तब भी तुम्हें भागने की लगी होती हैं। और कनक की आंखों में देखकर प्यार से कनक का गाल सहलाने लगे। कनक ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुका ली। डॉक्टर साहब ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोले, ध्यान रखना, और प्यार से कनक के दोनों गाल पर और माथे पर किस करते हुए बाय कहा। कनक जैसे ही जाने को हुई, कनक को रोकते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर बोले, बीवी तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? कनक ने अपने हाथ में पकड़े मोबाइल और बैग को देखकर कहा, नहीं तो? डॉक्टर साहब ने अपना सिर पीटते हुए कहा, मैं इन सब की बात नहीं कर रहा बुद्धू, और अपने गाल की तरफ इशारा करके कनक से बोले, किसकी बात कर रहा हूँ? कनक बुरी तरह शर्मा गई और न डॉक्टर साहब के आंखों पर हाथ रखकर उनके लिप्स पर छोटी सी किस की और बाय बोलकर बिना उनकी तरफ देखे कनक गाड़ी से उतरी और सीधी अपने कॉलेज के गेट से होती हुई सीधे कॉरिडोर में जाकर रुकी और अपने दिल की बेतहाशा धक रही धड़कन को अपने सीने पर हाथ रखकर काबू करने लगी।
तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ किसी ने पीछे से पकड़ा है और उसके कानों में एक आवाज गूंजी, रावी प्लीज लिसन टू मी, सॉरी यार, ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच, प्लीज कम बैक टू मी, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मानता हूँ मेरी गलती है मगर एक मौका तो तुम दे सकती हो। कनक मुड़ी और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर बोली, आप। एपिसोड 85। अपने सामने सागर को देखकर कनक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने चौंकते हुए सागर से पूछा, भाई आप रवि से प्यार करते हैं? सागर ने कनक का हाथ छोड़ दिया और उससे बोला, कनक तुम, मगर यह ड्रेस रावी की है ना? कनक ने उससे कहा, भाई ये बात जरूरी नहीं है कि यह ड्रेस किसकी है, आप मुझे ये बताइए कि कुछ देर पहले आप क्या कह रहे थे, क्या आप सच में रावी से प्यार करते हैं? सागर ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए कहा, हाँ ये सच है कि मैं रावी से प्यार करता हूँ, इनफैक्ट मैं रावी से बहुत प्यार करता हूँ और रावी भी मुझसे प्यार करती है, मगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वह मुझसे नाराज हो गई है। और यह सब कब से चल रहा है, क्या हम जान सकते हैं? कनक ने अपने दोनों हाथ बांधकर सागर से कहा। वो कनक, दरअसल सागर कुछ कहने ही वाला था कि तब तक रावी वहां आ गई और कनक और सागर को बात करते देख कनक का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी और कनक से बोली, चलो क्लास के लिए देर हो रही है, फिजूल में टाइम वेस्ट मत करो। कनक ने रावी को रोकते हुए कहा, लेकिन सागर भाई हमें कुछ बता रहे हैं, हमें उनकी बात तो सुन लेने दो। रावी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है उसकी बात सुनने की, कुछ नहीं बता रहा वो तुम्हें, समझी तुम? और सागर से बोली, कोई बात नहीं सुनना चाहता तुम्हारी यहाँ पर, प्लीज भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से, जिस तरह उस वक्त चले गए थे। सागर रावी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे दोनों कंधों से पकड़कर रोकते हुए बोला, क्यों नहीं सुनना चाहती तुम मेरी बात, और कब तक नहीं सुनोगी? जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तब तक मैं तुम्हारे पीछे इसी तरह आता रहूंगा, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो रावी ने उसके हाथ अपने कंधों से झटकते हुए कहा, ठीक है जो करना है करो, मगर कनक से दूर रहो, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई भाभी के बीच कोई गलत फहमी पैदा हो। कहकर रावी कनक को वहां से लेकर चली गई। सागर उन दोनों को जाते देखता रहा और खुद से कहा, तुम्हें तो मैं वापस पाकर रहूंगा रावी। बाई हुक बाई क्रुक, एक बार तुम्हें खो चुका हूँ मगर इस बार तुम्हें मेरी होना ही होगा। थोड़ी दूर जाकर कनक ने टाइटली रावी का हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, वहां तो हमने कुछ नहीं कहा, मगर अब तुम हमें सब कुछ सच सच बताओगी? कनक ने सीरियस होकर रावी से पूछा। मगर जैसे ही कनक ने रावी की आंखों में देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। जो रावी हमेशा हंसती मुस्कुराती कनक को छेड़ती मस्ती मजाक करती थी, आज उसकी आंखों में आंसू देखकर कनक के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। कनक ने आगे बढ़कर रावी को अपने गले लगा लिया और उससे धीमे से बोली, क्या हुआ रावी? अगर तुम हमें नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम तुमसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, मगर तुम अपने मन की बात हमें बताकर अपना मन हल्का कर लो, शायद तुम्हारी तकलीफ कुछ कम हो जाए। रावी ने कनक को कसकर गले लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी और बोली, कनक वो झूठा है, उसने मुझसे झूठ बोला, हमेशा हर बार उसने सिर्फ झूठ बोला। कनक ने रावी के बाल सहलाते हुए उससे कहा, शिशिश बस रावी शांत हो जाओ। फिर रावी को खुद से दूर करके उसके आंसू पोंछकर बोली, तुम तो हमारी शेरनी हो, तुम इस तरह रोने लगेगी तो कैसे चलेगा? पहले तो तुम सारी बात बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम हमें सारी बातें नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमें क्या बताना चाहती हो? रावी ने सुबकते हुए कनक से कहा, कनक वो हम और वो रावी की रोते रोते हिचकियां बंध गई थीं। कनक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और खाली क्लासरूम में उसे लेकर गई। उसे वहां बेंच पर बैठाकर बैग से पानी की बोतल निकालकर रावी को देते हुए बोली, लो पहले तुम थोड़ा पानी पी लो। रावी ने 2 घूंट पानी पिया और कनक को अपने पास बैठाकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर कनक से कहने लगी,
कनक, तुम्हें याद है एक दिन जब तुम मेरे घर रुकी थी और एक दिन हम कॉलेज आ रहे थे, तब कुछ लड़के हम दोनों पर कमेंट पास कर रहे थे। उस वक्त मैं नहीं लड़कों की पिटाई की थी, फिर कुछ देर बाद आईने में देख लिया था, उसके बाद भाई ने भी उनकी खूब पिटाई की थी। फ्लैशबैक कुछ महीने पहले कनक और रावी को कॉलेज जाते कुछ समय बीत चुका था। एक दिन कनक और रावी कॉलेज जा रही थी, तभी रावी की स्कूटी अचानक से बंद हो गई तो वो दोनों स्कूटी खड़ी करके देखने लगी। तभी कुछ लड़के उन दोनों का कमेंट पास करने लगे। रावी ने गुस्से में उन लोगों की पिटाई शुरू कर दी। उस वक्त डॉक्टर साहब भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे और जब उन्हें ये पता चला कि रावी उन लोगों क्यों पिट रही हैं तो उन्होंने भी उन लड़कों की जमकर पिटाई कर डाली। कुछ गुस्से में कुछ कवक पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए। फ्लैशबैक एंड। हाँ, हम जानते हैं, कनक ने कहा, मगर तुम ये नहीं जानती कि उन लड़कों में एक लड़का सागर का भाई था और उसी का बदला लेने के लिए सागर ने पहले हमसे दोस्ती की, तुम्हारा भाई बना और हमारा विश्वास जीतकर मुझे ये भरोसा दिलाया कि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन वो प्यार का नाटक कर रहा था, क्योंकि मैंने उसके भाई की पिटाई की थी और भाई से शिकायत भी मैंने ही की थी, इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए उसने मुझसे झूठे प्यार का नाटक किया और जब मुझे ये बात पता चली तो वह मुझे छोड़कर चला गया। कनक, वो चला गया था तो वापस क्यों, आखिर क्यों? रावी ने रोते हुए कहा। कनक तो रावी की बात सुनकर मानो सदमे के कारण कुछ कह ही नहीं पा रही थी। वो बुत बनी अपनी जगह पर जम गई। उसने रावी को कसकर अपने गले लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रावी को सांत्वना दे। कनक को सागर पर बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वो मन में बोली, ये आपने ठीक नहीं किया भाई, आपको कोई हक नहीं है किसी के दिल के, किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने का। आपको जवाब देना ही होगा कि आखिर आपने रावी के साथ ऐसा क्यों किया। आपको हमें जवाब देना ही होगा। वहीं रावी अपने पेट पर हाथ रखकर मन में बोली, एक बहुत बड़ा सच जो मैंने तुझे नहीं बताया कनक, और शायद कभी बता भी ना पाऊँ। एक बार भाई की और तुम्हारी शादी हो जाए। एपिसोड 86। रावी वैसे ही कनक के कंधे पर सर रखे सब बता रही थी। रावी ने कहा, उसने हम सबको बेवकूफ़ बनाया। वो कोई कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, वो मशहूर बिल्डर सागर सिन्हा है। तभी मुझे उसका चेहरा हमेशा जाना पहचाना सा लगता था और तो वो सब कुछ इतनी आसानी से समझ जाता था कि मुझे हैरत होती थी। शायद इसीलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती गई। मगर रावी कॉलेज वाले ऐसे किसी को भी कॉलेज में कैसे आने दे सकते हैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, कनक ने कहा। नहीं कनक, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। इफेक्ट उसने खुद मुझसे कहा था कि वो कॉलेज का ओनर है, उसने इस कॉलेज को खरीद लिया है, मगर अपने आप को किसी के सामने नहीं आने दिया। वरना तू ही सोच कि हमारे कॉलेज में पहले कभी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पर दिल्ली भेजा गया था क्या? इस बार ही क्यों? क्योंकि कॉलेज में सबके साथ रहकर उसे लगा कि काफ़ी स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं मगर पैसों की कमी के कारण कहीं अच्छी जगह नहीं जा पाते, तो उनके लिए उसने ये स्कीम निकाली ताकि कोई भी ये ना समझे कि उन पर दया करके उन्हें दिल्ली भेजा, बल्कि वो लोग अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़े, ना कि किसी के एहसान पर। इसलिए उसने ये टेस्ट लिए थे। उसे जब तुम्हारा नाम लिस्ट से निकाला गया तब वो यहाँ नहीं था, लेकिन आते ही उसे जब पता लगा कि डिन ने तुम्हारा नाम लिस्ट से निकाल दिया तो उसने डिन को कॉलेज से निकाल दिया। रावी ने कनक से कहा। मगर तुम्हें ये सब कैसे पता? कनक ने रावी को सवालिया नज़रों से देखकर पूछा। ये बात मुझे खुद सागर ने बताई थी। जब मैं और वो कहते कहते रावी रुक गई। कनक ने उसके रुके हुए शब्दों को दोहराकर कहा, तुम और वो? रावी ने बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है जब हम फ़ोन पर बात कर रहे थे तब उसने मुझे बताया था कि 2 सालों से वो आउट ऑफ इंडिया अपनी किसी कंस्ट्रक्शन साइट के सिलसिले में रह रहा था, और जब यहाँ आया तो उसे हमारे कॉलेज का रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तब वो यहाँ कॉलेज का इंस्पेक्शन करने आया था। तब उसने पहली बार मुझे देखा था और उसे पहली नज़र में मुझसे प्यार हो गया था। मैं भी पागल उसकी बातों पर विश्वास करती रही, जबकि सच तो कुछ और था।
उसने मुझसे कहा था कि जब कॉलेज के डायरेक्टर ने उससे कहा कि वो कॉलेज के स्टूडेंट से कोई कांटेक्ट नहीं रख सकता तो उसने इस कॉलेज को 3 गुना रेट देकर खरीद लिया। क्योंकि उसके इस कॉलेज में आने का मकसद ही मेरे करीब आना था और कॉलेज के सारे स्टाफ को बुआई उसने वार्न कर दिया कि अगर किसी ने उसकी हकीकत किसी को बताई तो वो उसे कॉलेज से निकाल देगा। उसने इतना सब किया वो भी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कहकर रावी रोने लगी। लेकिन रावी सागर भाई ने तुमसे बदला लेने के लिए इतना कुछ किया मगर ऐसा भी क्या हो गया था कि भाई इस कदर तुमसे नफरत करने लगे? क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से उसके तुषार सागर का भाई की आंखों का रोशनी चली गई। मैं नहीं जानती तुषार ने सागर को मेरे बारे में क्या बताया है जो उसने मेरे साथ ये सब किया। एक्चुअली तुषार ने अंधे होने का नाटक किया और सागर को रावी खिलाफ भड़काया था झूठी सच्ची बातें करके। कनक ने रावी का चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए, लेकिन तुमने हमें या डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बताया कुछ? मैं बताना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी मगर तुम खुद अपनी लाइफ में उलझी थी। रावी ने रोते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, जो हो गया वो जाने दो, आगे का कुछ सोचा है तुमने? कनक ने रावी से सवाल किया। रावी ने ना में गर्दन हिला दी। अच्छा, हमें इस बारे में डॉक्टर साहब से बात करना होगा, कनक ने रावी की तरफ देखकर कहा। नहीं कनक, तुम्हें मेरी कसम, तुम भाई से कुछ नहीं कह प्लीज। 2 दिन बाद तुम्हारी और भाई की सगाई है, उसके बाद हम दोनों भाई से बात करेंगे माँ। मगर तब तक तुम एकदम नॉर्मल ही रहोगी वरना भाई को शक हो जाएगा। रावी ने कनक का हाथ अपने सर पर रखकर कहा। कनक असमंजस की स्थिति में हाँ कर देती है और मन में कहती है हम तुम्हारे भाई से बात नहीं करेंगे मगर सागर भाई से बात जरूर करेंगे। दोनों ही फ्रेंड क्लास के लिए जाने लगी। अचानक ही रावी को चक्कर आने लगे। रावी ने कनक से कहा, कनक तुम क्लास में चलो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हम भी चलते हैं ना तुम्हारे साथ, कनक ने कहा। तो रावी मना करती हुई बोली, नहीं तुम जाओ, मैं आती हूँ। पक्का हम जाए? कनक ने रावी से कन्फर्म किया। हाँ बाबा, अब क्या लिखकर दूँ तुझे? रावी अपने चित परिचित अंदाज में बोली। कनक रावी को पहले की तरह बात करते देख अच्छा महसूस कर रही थी। कनक के जाने के बाद रावी जैसे तैसे वॉशरूम पहुंची और अपने मुंह पर पानी मारने लगी, लेकिन वॉशरूम के फ्रेशनर की खुशबू से उसे वॉमिट होने लगी तो दीवार का सहारा लेकर बाथरूम से बाहर आ गईं। बाहर आते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने गया। रावी बस गिरने ही वाली थी कि सागर ने उसे पकड़ लिया। सागर ने जब रावी को अकेले वॉशरूम जाते देखा तो वो उससे बात करने आ गया, क्योंकि वो किसी भी हाल में रावी से बात करके सब सॉर्ट आउट कर लेना चाहता था। इसलिए वो रावी के पास आ गया। लेकिन जैसे ही रावी गिरने को हुई उसने रावी को पकड़ लिया। रावी ने अपनी अध खुली आंखों से सागर का चेहरा देखा और एकदम से सागर के सीने पर अपना सिर टिकाकर बेहोश हो गई। सागर रावी को बेहोश देखकर डर गया। उसने रावी के गाल थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की मगर रावी ने कोई हलचल नहीं की। सागर उसे गोद में उठाकर कॉलेज की डिस्पेंसरी में लेकर गया। वहां की डॉक्टर ने रावी का चेकअप किया और इंजेक्शन लगाकर वापस अपनी चेयर पर बैठकर सागर को सामने बैठने का इशारा किया। खुद अपनी चेयर पर बैठते हुए सागर से बोली, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर ये ऐसे बेहोश क्यों हो गई? सागर डॉक्टर के सामने बैठते हुए बोला। डॉक्टर ने एक नज़र रावी को देखा और अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर अपनी उंगलियां आपस में मिलाकर बोली, देखिए मी सिन्हा, मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रही मगर मुझे लगता है मे बी शी इज प्रेग्नेंट। सागर डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हो गया, इतना खुश कि अपनी चेयर से लगभग उछल पड़ा। एक्साइटमेंट में उसके आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर को ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि सागर इतना खुश क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने मन में सोचा, क्योंकि वो जानती थी सागर कौन है और रावी को भी वो काफ़ी टाइम से जानती थी।
लेकिन कुछ ही देर में उनका कंफ्यूज खत्म हो गया सागर की बात सुनकर। सागर खुशी से चहकते हुए बोला, डॉक्टर मैं पापा, डॉक्टर मैं पापा बनने वाला हूँ। हो उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर सागर को इतना खुश देखकर कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन मी सिन्हा, बेहतर होगा आप किसी बढ़िया गायनेकोलॉजिस्ट से उनका चेकअप करवा लें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रावी प्रेग्नेंट है तो उसे पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, वरना मिसकैरेज के चांस बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुरू के 3 महीने बहुत संभल कर रहना पड़ता है प्रेगनेंसी में। हाँ डॉक्टर, मैं उसका पूरा ध्यान रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स डॉक्टर। उसने एक चेक डॉक्टर के सामने करते हुए कहा, ये आपके लिए। मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ बताने के लिए आपका गिफ्ट। डॉक्टर ने चेक वापस करके कहा, नहीं मी सिन्हा, मुझे पेमेंट मिलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सागर ने जोर जबरदस्ती डॉक्टर को चेक पका दिया, कहा, और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके बोला, डॉक्टर मैं रावी के पास अकेले रुकना चाहता हूँ, तो क्या आप। सागर का इशारा समझकर डॉक्टर मुस्कुराकर बाहर चली गईं। धानी कपिल की बाहों के घेरे में खड़ी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। सुधा दी की आवाज़ आते ही दोनों झट से अलग हो गए। धानी ने अपना पर्स और दुपट्टा लिया और सीधे बाहर निकल गई। वो एक पल के लिए भी घर में नहीं रुकी। कपिल जब अपनी शर्ट पहनकर नीचे आया तो उसे धानी कहीं नजर नहीं आई। उसने सुधा से पूछा कि धानी कहाँ है, तो सुधा दी ने कहा कि भाभी तो नाश्ता किए बिना ही चली गई, आपके लिए नाश्ता लगा दूं क्या। नहीं सुधा दी, मैं हॉस्पिटल में ही कर लूँगा, और अपनी गाड़ी की चाबी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल पहुंचते हैं वह धानी को खोजने लगा, मगर उसे धानी कहीं भी नजर नहीं आई। तो उसने एक नर्स को रोककर पूछा, मिस कश्यप कहाँ है। उसने नर्स ने बताया कि वह चिराग के वार्ड में उसे ड्रिप लगा रही है। कपिल सीधे ही चिराग के वार्ड में चला गया। धानी चिराग को ड्रिप लगा चुकी थी। धानी, और कितने दिन मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, रोज रोज वही बोरिंग सा खाना, कड़वी दवाइयाँ और ये ड्रिप, थक गया हूँ मैं यार। तुम मुझे जल्द से जल्द ठीक डिस्चार्ज कर दो प्लीज। चिराग ने धानी की हथेली अपने हाथ में पकड़कर कहा। धानी से कहा, इन कुछ दिनों में धानी और चिराग की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए चिराग धानी को उसके नाम से ही एड्रेस करता। चिराग ने जैसे ही धानी का हाथ पका, कपिल के तन बदन में जलन की लहर दौड़ गई। हाथ छोड़ो धानी का, कपिल ने गुस्से में चिराग को घूरते हुए कहा। तुमसे मतलब, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ रखा हूँ। चिराग ने कपिल की आंखों में जलन देखकर और कसकर धानी का हाथ पकड़कर कहा। चिराग को बड़ा मजा आ रहा था कपिल को परेशान करने में। धानी, इसे कहो कि अपनी लिमिट्स में रहे, कपिल ने धानी से कहा। धानी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और चिराग से बाय कहकर बाहर आ गई। कपिल उसके पीछे पीछे उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसकी मॉम का कॉल आ गया। कपिल ने थोड़ी देर अपनी मॉम से बात की और अपने डैड के फैसले पर नाराज़गी जताते हुए बोला, आप लोगों के कहने पर मैंने शादी कर ली, मगर ये न्यूज़ पब्लिक करने के पहले आपको मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि मैं इसके लिए तैयार हूँ या नहीं। अभी मैं अपनी शादी की बात पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ मॉम, आप लोग समझते क्यों नहीं, कहकर कपिल ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। कपिल की ये बात 2 लोगों ने सुन ली, एक धानी और दूसरी रूबी। धानी को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि कपिल इस बात से नाराज़ है कि उसके डैड ने उनकी शादी की बात पब्लिक कर दी। तब उसे कपिल के कहे शब्द याद आने और उसे समझ आया कि सुबह कपिल के कहने का मतलब क्या था। वो रोते हुए अपने केबिन में चली गई। वहीं रूबी भी ये बात जान चुकी थी कि कपिल की शादी हो चुकी है। कपिल के फ़ोन रखते ही उसके सामने खड़ी होकर बोली, कांग्रेचुलेशन डॉक्टर कपिल, तो ये बात सच है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुमने अपने दोस्तों को बताना तक जरूरी नहीं समझा। कपिल उसकी बात का जवाब दिए बिना ही चला गया और सब जगह धानी को ढूंढने लगा। रूबी बस दांत मिसमिसा कर रह गई और कुटिलता से हंसकर बोली, जाओ जाओ, लेकिन अपनी वाइफ का नाम तो बता दो।
फिर तिरछी मुस्कान देकर कहती हैं, तभी सुबह से मिस कश्यप का मुंह लटका हुआ है, लगता है उसे भी पता चल गया है कपिल की शादी के बारे में। चलो अच्छा हुआ, दोनों बहुत क्लोज हो रहे थे, उसे भी पता चल गई उसकी औकात जो भी हो। मुझे क्या मगर अफसोस, एक बार फिर बेचारे कपिल का प्यार अधूरा रह गया। तुतु और मुस्कुरा कर चली गईं। कपिल बाहर आया और उसने किसी को कॉल करके कहा, सारे अरेंजमेंट हो गए क्या? मुझे रात तक सब कुछ रेडी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, सर आपने कहा था मैम को येलो कलर पसंद है तो सारा डेकोरेशन येलो फ्लावर्स से करना है। हाँ बिल्कुल, हर फ्लावर फ्रेश होना चाहिए और हाँ उसे लिली के फ्लावर्स बहुत पसंद है तो लिली के भी फ्लावर्स होना चाहिए। उसने बात करके कॉल कट किया और ज्वेलर्स को कॉल करके कहा, हाँ जो मैंने कही था तुमने रेडी कर दिया है ना? जी सर, सामने वाले शख्स ने कहा। कपिल धानी को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढता रहा मगर धानी जानबूझकर कपिल के सामने नहीं आ रही थी। थक हार कर कपिल अपने केबिन में आया और टेबल के नीचे से एक पैकेट निकालकर बाहर आकर पियून को देते हुए कुछ कह नहीं जा रहा था कि एक नर्स भागते हुए कपिल के पास आई और बोली, सर इमरजेंसी है, डॉक्टर मेहरा ने आपको अर्जेंट लियो टी में बुलाया है। कपिल ने पैकेट पियून को पकड़ाया और दौड़ते हुए ओ टी के तरफ से चला गया। धानी ने कपिल को पैकेट पियून को देते हुए देख लिया था और वापस अपने काम में लग गई। रूबी ने जब पियून के हाथ में ब्रांडेड कपड़ों का पैकेट देखा तो मक्कारी से उसे बोली, क्या बात है, आजकल सड़क छाप लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। पियून को रूबी की बात का बुरा तो लगा मगर वो रूबी के नेचर को अच्छे से जानता था, तो उसने साफ साफ रूबी से कह दिया कि यह पैकेट कपिल ने उसे दिया है किसी को देने के लिए, मगर इमरजेंसी आने की वजह से कपिल ओ टी में चला गया और यह पैकेट उसी के पास रह गया। रूबी ने उसके हाथ पैकेट छीनकर ले लिया और उसे जाने को कह दिया। रूबी ने देखा कि उस पैकेट में बहुत सुंदर ड्रेस है तो वो उस पैकेट को अपने केबिन में लेकर चली गई। दिन भर धानी अपनी धुन में खोए हुए काम करती रही। शाम को जब वो घर जाने के लिए निकली तो उसी समय रूबी भी अपने केबिन से वो पैकेट लेकर बाहर आई। रूबी के हाथ में पैकेट देखकर धानी को गलत फहमी हो गई कि कपिल ने वो ड्रेस रूबी के लिए दिया है। धानी सीधे बाहर निकल गई। कपिल जब अपने केबिन में आया तो ड्रेस वाली बात उसके दिमाग से स्लिप हो गई, मगर धानी के दिमाग में यही बात घूम रही थी। धानी हॉस्पिटल से निकलकर पैदल ही बेसुध सी रोड पर चलने लगी और सामने से आ रही गाड़ी से टकराने की वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वह दोनों ही जमीन पर गिर गए। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में एपिसोड 87। सागर बेसब्री से रावी के होश में आने का वेट कर रहा था। इस वक्त वो इतना खुश था कि स्माइल उसके चेहरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो सबको चिख कर बताए कि वो पापा बनने वाला है। उसने रावी के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से उसका माथा चूमकर और कहा, अब और वेट नहीं हो रहा, रावी प्लीज जल्दी से आंखें खोलो, मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि तुम मम्मा और मैं पापा बनने वाला हूँ तो तुम कैसे रिएक्ट करती हो। आई विश कि तब शायद हमारे बच्चे के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो, मगर फिलहाल मुझसे ये बात पचाई नहीं जा रही। जब तक मैं किसी को बता नहीं देता मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सागर ने एक हाथ से रावी का हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसने तुषार को कॉल कर दिया। तुषार के कॉल पिक करते ही सागर ने एक्साइटेड होकर कहा, हेलो चिकू। हाँ भाई, तुषार की आवाज़ आई। चिकू मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना खुश। क्या बात है भाई, रावी ने आपको माफ़ कर दिया क्या? चिकू की चहकती सी आवाज़ आई। भाभी हैं वो तेरी तो थोड़ी तमीज़ से, सागर ने कड़क आवाज़ में कहा। सॉरी भाई, वो गलती से मुंह से निकल गया। अरे ये सब छोड़िए ना भाई, आप बताएं आप क्या कह रहे थे? तुषार ने बात बदलने की नीयत से कहा।
वो एक्चुअली मैं तुझे ये कहना चाहता था कि अब तू कमर कस ले अपनी, क्योंकि जितना तूने मुझे परेशान किया है तुझे भी परेशान करने कोई आने वाला है, सागर ने ब्लश करते हुए कहा। हिन्नन आप क्या कह रहे हैं भाई, कौन आने वाला है मुझे परेशान करने, और आपके होते हुए मुझे कौन परेशान कर सकता है? तुषार ने अपना सर खुजाते हुए कहा। जो आने वाला है उसे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं और आप ब्लश कर रहे हैं, क्या आप साफ साफ बताएं आप क्या कहना चाहते हो? तुषार ने कहा। चिकू मेरे भाई तू चाचा बनने वाला है, सागर ने तुषार से कहा। तो तुषार जोर से चिल्लाया, क्या आप सच बोल रहे हैं भाई? हाँ, सागर ने कहा। वहीं कनक भी काफी देर से क्लास में रावी का वेट कर रही थी, मगर क्लास चालू होने की वजह से वो बाहर आकर रावी को नहीं देख सकती थी, उसे रावी की चिंता हो रही थी। बात करते वक्त सागर की नज़र रावी पर गई, जो कि अब धीमे से आंखें खोल रही थी। जब रावी को होश आया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने सागर को देखकर वो एकदम से उठकर बैठ गई और अपना हाथ खींच लिया। अचानक झटके से उठने से रावी के पेट में चमक उठती मालूम हुई। रावी अपना पेट पकड़कर बैठ गई। दर्द में उसके मुंह से आह निकल गई। सागर रावी को ऐसे देखकर उसके करीब आने लगा। रावी ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। सागर अपनी जगह पर ही खड़े खड़े रावी से पूछने लगा, क्या हुआ को? कोई प्रॉब्लम हो रही है? डॉक्टर को बुलाओ क्या प्लीज? रावी कहो यार। रावी लंबी लंबी सांसें लेकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? रावी की बात पर सागर ने कोई ध्यान नहीं दिया और दोबारा रावी बोला, तुम्हें को तकलीफ हो रही है क्या? पेट में दर्द हो रहा है? हाँ बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। रावी प्लीज कुछ तो बोलो। नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, रावी ने दूसरी तरफ मुंह फेरकर कहा और बैग से उतरने लगी। सागर ने उसे रोकते हुए कहा, तुम आराम करो ना, उतर क्यों रही हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तो मुझे बोलो। तुम कुछ खा लो चलो, ऐसे में तुम्हें भूखे नहीं रहना चाहिए, सागर ने रावी की चिंता करते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं खाना और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, रावी ने बेरुखी से कहा और बैग से उतर गई, मगर वॉमिट करने से उसे वीकनेस फील हो रही थी तो वो दोबारा बेड पर बैठ गई। मैं जानता हूँ रावी कि तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी, सागर ने खुश होकर रावी से कहा। रावी सागर की तरफ देखने लगी और उसके आगे कहने का इंतजार करने लगी। डॉक्टर ने कहा है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो, मगर मेरा दिल कहता है कि ये बात 100% सही है, सागर ने अपनी चमचमाती आंखों में ढेर सारी उम्मीद के साथ रावी की तरफ देखकर कहा। तुम? रावी ने फिका सा जवाब दिया। सागर के चेहरे पर थोड़ी देर पहले जहां एक कान से दूसरे कान तक मुस्कान फैली थी, अब वो हैरानी में बदल गई। उसने रावी से हैरानी से पूछा, ये बात जानकर खुश नहीं हो क्या? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? मैं जानती हूँ, रावी ने उसी बेरुखेपन से कहा। इसका मतलब तुम पहले से अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानती थी? सागर ने भौहें सिकोड़कर रावी से गुस्से में पूछा। रावी ने एक बार सागर का चेहरा देखा और नजरें फेर ली, लेकिन कहा कुछ नहीं। अब सागर ने रावी को हनी से पकड़कर खुद से लगभग चिपका कर कहा, अगर तुम जानती थी तो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। लगते क्या हो तुम? मेरे पति लगते हो, मंगेतर लगते हो, बॉयफ्रेंड लगते हो? नहीं ना, कुछ नहीं लगते तो क्यों बताऊं मैं तुम्हें? रावी ने भी गुस्से से सागर की आंखों में झांकते हुए कहा। एपिसोड 88। बेशक मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मगर तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो मेरा है, मेरी औलाद है वो। सागर ने रावी की बाजू मजबूती से पकड़कर कहा। नाजायज औलाद? रावी ने बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर ये शब्द कहे, नाजायज औलाद कहूँ मी? सागर सिन्हा। रावी ई सागर ने रावी पर हाथ उठा दिया, मगर उसका हाथ हवा में ही रुक गया, मगर सागर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
उसने रावी के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर रावी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर उसे बहुत रूडली किस करने लगा। इस वक्त सागर का दिल बहुत तेजी से धक रहा था, उसकी धड़कन रावी को भी सुनाई दे रही थी। सागर ने रावी से अलग होते हुए कहा, खबरदार जो दोबारा मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो मेरा बच्चा है। सागर सिन्हा का समझी तुम? सागर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस वक्त तक उसकी जबान उसके मुंह से अलग हो चुकी होती। उसके शब्द भले ही कठोर थे इस वक्त, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे रावी के बर्ताव के कारण। ... वहीं कनक रावी को मैसेज करके पूछा, कहाँ रह गई रावी, हमें टेंशन हो रही है, जल्दी आओ। सागर रावी की आंखों में लगातार देख रहा था। रावी ने सागर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, सागर हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। रावी ने सागर को खुद से दूर धकेलकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उंगली दिखाते हुए बोली, आइंदा मेरे साथ इस तरह की हरकत की तो जिस बच्चे के आने की खुशी मना रहे हो, मैं उस बच्चे को और खुद को क्या कर बैठूंगी मैं भी नहीं जानती। रावी की बात सुनकर सागर घबरा गया। सागर ने रावी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नो रावी, सॉरी प्लीज, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना प्लीज। रावी, क्या एक बार तुम सब कुछ भूल कर मुझे माफ़ करके आगे नहीं बढ़ सकती? हमारे बच्चे के लिए सब कुछ भूल कर मुझे माफ़ नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मैं तुम्हें माफ़, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया वो माफ़ी के काबिल नहीं, और मुझे अपने बच्चे के लिए किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, किसी के नाम की ज़रूरत नहीं। मैं अकेले अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। अब अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो बहुत बुरा होगा, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। रावी ने अपनी पकड़ छुड़ाकर कहा और बिना मुड़े सीधे बाहर निकल गई। जो आंसू सागर के आंखों में रुके हुए थे वो अब बह निकले। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांत पिसकर बोला, बहुत हो गया, बहुत मनमानी कर ली तुमने। प्यार से बात कर रहा हूं तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब सागर सिन्हा स्टाइल में समझाना पड़ेगा तुम्हें, कहते हुए सागर ने अपने आंसू पोंछे और बाहर आ गया। डॉक्टर ने बेचारगी से सागर का चेहरा देखा। सागर ने अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाते हुए कहा, आई होप डॉक्टर अभी जो कुछ आपने देखा या सुना वो बात आप तक ही रहेगी। जी मी सिन्हा, आप बेफिक्र रहिए, डॉक्टर ने सागर को विश्वास दिलाते हुए कहा। थैंक यू डॉक्टर, और रावी की प्रेगनेंसी की बात भी बाहर ना निकले। डॉक्टर ने हाँ में गर्दन हिला दी। कनक लेक्चर खत्म होते ही वो रावी को ढूंढने लगी। रावी से मिलते ही कनक ने उसे गले लगा लिया और बोली, कहाँ रह गई थी, पता है हम कितना डर गए थे। रावी ने कनक को रिलैक्स करके कहा, कहीं नहीं गई थी यार, कहाँ जाऊंगी, बस बाहर ही थी, लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं था। रावी ने मुस्कुराकर कहा। हॉस्पिटल में धानी बेसुध सी रोड पर चली जा रही थी। चलते चलते वो बीच रोड में आ गई। अचानक एक गाड़ी सामने से आई और वह गाड़ी धानी को टक्कर मारने ही वाली थी कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों ही जमीन पर गिर गए। रजत ने उठकर धानी को उठाते पूछा, तुम्हें लगी तो नहीं? धानी ने कुछ नहीं कहा और उठकर वापस चलने लगी। ये देखकर रजत को थोड़ा अजीब लगा। उसने धानी का हाथ पकड़कर उसे पार्किंग में लेकर आ गया और अपनी गाड़ी में बिठाने लगा। कपिल भी उस वक्त पार्किंग में ही था। उसने रजत को जबरदस्ती धानी को लाते देखा तो उसके पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की? रजत को भी गुस्सा आ गया कि कपिल ने उससे कुछ पूछा नहीं, बस उस पर इल्जाम लगा दिया। उसने पलटकर कपिल को पंच मारकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की? कपिल वापस रजत पर झपटते हुए बोला, तुमसे मतलब इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है मेरा, तुम मेरे सामने किसी भी लड़की को जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। उन दोनों को लते देख धानी गाड़ी से बाहर आई और उन्हें एक दूसरे से अलग करके बोली, बस करो आप दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? धानी ने कपिल के सामने हाथ जोड़कर कहा, सर प्लीज आप चले जाइए यहाँ से।
मैं नहीं चाहती कि लोग फ्री का तमाशा देखें। कपिल को रावी की बात का बहुत गुस्सा आया। वो उन दोनों को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगा और अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। धानी भी अपनी स्कूटी से घर चली गई। घर जाकर वो रोके हुए अपना सामान अलमारी से निकालने लगी। तभी सुधा दी उसके कमरे का गेट नॉक करती हैं और अंदर आकर धानी को एक बैग और पैकेट पकाकर कहती हैं, भाभी भैया ये आपके लिए देकर गए हैं। उन्होंने कहा कि आप ये पहनकर इस पते पर चले जाइए। धानी ने सुधा दी के हाथ से पैकेट लिया। उसमें बहुत सुंदर स्काई ब्लू कलर की नेट की साड़ी, फ्लोरल प्रिंट, रेड ब्लाउज, साथ ही एक नोट लिखा हुआ था जिस पर लिखा था, आई एम वेटिंग कम सून धानी। धानी ने गुस्से में उस पैकेट बेड पर फेंक दिया और टॉवल लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। वापस आकर धानी ने एक नज़र बेड पर पड़े पैकेट को देखा और फिर जो सामान उसने बैग में रखा था, अपने सामान में से एक पटियाला सूट, ऑरेंज कलर का चिकनकारी कुर्ता और घेरदार ब्लैक सलवार और मिरर बॉर्डर ब्लैक दुपट्टा लेकर धानी ने अपने बालों की गूंथ कर छिली चोटी बनाई और कानों में झुमके पहनकर रेडी हो गई। आंखों में गहरा काजल और माथे पर छोटी सी ऑरेंज बिंदी उसके लुक में चार चांद लगा रहे थे। एक बार खुद को आईने में देखकर धानी ने एड्रेस वाली चिट उठाई और मोबाइल पर्स लेकर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कपिल धानी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो बार बार घड़ी को देखता तो कभी रास्ते को। फिलहाल बेचारे की जो सिचुएशन थी उस पर एक ही गाना सुट हो रही थी। कपिल ने मन में खुद से कहा, क्या पता सुधा दी ने धानी को मेरा मैसेज दिया भी या नहीं। आई नहीं अभी तक, इतनी देर हो गई, आ जाना चाहिए था। एक बार कॉल कर लूं क्या? फिर खुद ही अपने सर पर हल्दी चपत लगाते हुए बोला, जस्ट रिलैक्स लकी, वो आती ही होगी। ट्रैफिक में फंस गई होगी शायद। हाँ हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो इसलिए देर लग रही होगी। प्लीज़ कम फास्ट धानी, अब और इंतजार नहीं होता। आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता दूं, फिर कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तब देखता हूं मैं कि कौन मुझसे पूछेगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। बहुत जल्द में हर किसी को पता डल जाएगा कि हमारा रिश्ता क्या है। कहते हुए कपिल खुद पर ही हंस दिया। थोड़ी देर में होटल रूम का डोर नॉक हुआ। कपिल अपने बालों में हाथ फैलता हुआ गेट खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा था कि कुछ सोचकर उसने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सिर्फ एक कैंडल जली रहने दे और डोर ओपन कर दिया। मगर सामने वाले शख्स को देखते ही उसके स्माइल गायब हो गई। सामने एक वेटर हाथ में केक लिए खड़ा था। कपिल ने उसके हाथ से केक लिया और थैंक्स बोलकर गेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर डोर नॉक हुआ। इस बार कपिल ने फिर एक्साइटेड होकर गेट खोला, लेकिन सामने फिर वही बेटा खड़ा था जो पहले केक लेकर आया था। उसने पूछा, सर आपको कुछ चाहिए, डिनर ले आऊं क्या? कपिल ने उसे ना कहा और बोला, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं सर्विस नंबर पर कॉल कर दूंगा। वेटर नहीं होके कहाँ चला गया। उसके जाने के बाद कपिल ने फिर से गेट बंद करके गेट से सर टिकाते हुए कहा, कहाँ रहे धानी? तुम वह कह ही रहा था कि डोर एक बार फिर नॉक हुआ। इस बार कपिल ने झलकलार गेट खोला और बिना देखे ही चिल्लाते हुए बोला, अरे यार मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद मंगवा लूंगा ना, क्यों बार बार आकर परेशान कर रहे हो? धानी ने बहुत धीरे से कहा, मगर मैं तो अभी आई हूँ। कपिल ने धानी को देखा तो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। धानी ने कपिल के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ? कपिल ने पूछा, तुमने साड़ी नहीं पहनी जो मैंने दी थी, तुम्हें पसंद नहीं आई? एक्चुअली मेरा मन नहीं था साड़ी पहनने का, बस इसीलिए। कपिल ने ओके कहा और उसे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। धानी अंदर आई तो अंदर रूम में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा का, सिर्फ एक कैंडल जली हुई थी जिससे हल्की फुल्की रोशनी कमरे में बिखरी हुई थी। धानी आगे बढ़ ही रही थी कि फ्लावर पॉट से उसका पैर टकराया। वो गिरने वाली थी कि कपिल ने उसे कमर से पकड़ लिया। धानी ने डर की वजह से कसकर कपिल की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और आंखें बंद कर ली। मध्यम कैंडल की रोशनी में धानी का चेहरा किसी मोती की तरह चमक रहा था। कपिल एकटक उसके चेहरे को देखता रहा।
धानी को जब कुछ महसूस हुआ कि वो गिरी नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोली और कपिल को खुद को ऐसे देखता पाकर उसी की बात उसी को सुना दी और कहा, ऐसे क्या कर रहे हैं आप, मुझे नजर लगाएंगे क्या? कपिल उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, मेरी बात से मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। धानी ने कपिल से कहा, छोड़िए मुझे। कपिल ने उसे ठीक से खड़ी करके उससे थोड़ा दूर होकर खड़े हो गया। धानी ने अपने गाल पर आई लट को पीछे करा और कपिल से बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कपिल ने धानी के आंखों में देखते हुए कहा, धानी मुझे तुमसे कुछ कहना है। धानी ने कहा, हाँ मुझे भी आपसे कुछ कहना है। कपिल को लगा शायद धानी भी अपनी फीलिंग से कन्फेस करना चाहती हैं, इसलिए उसने धानी से कहा, हाँ कहो ना। धानी ने अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए हिचकिचा कर कहा, लकी जी मुझे कुछ कहना नहीं है बल्कि मुझे आपसे कुछ मांगना है, क्या मैं मांग सकती हूँ? कपिल ने धानी को हिचकिचाते देखा तो हंसते हुए कहा, हाँ मांग लो जो मांगना है, आज तो तुम जान भी मांगोगी तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। धानी ने अपनी गर्दन नीचे की और कहा, नहीं मुझे आपकी जान नहीं चाहिए बल्कि वो मुझे आप सभी को चाहिए, मुझे आपस डिवोर्स चाहिए। कपिल ये बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो गया और धानी की बाजू पकड़कर उसे दीवार से सटाकर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना धानी? धानी ने अपने बाजू पर से कपिल का हाथों को हटाकर कहा, नहीं लकी जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में आपसे डिवोर्स चाहिए। धानी ने इस बार कपिल की आंखों में देखते हुए कहा। कपिल एकदम से 2 कदम पीछे होकर टेबल का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपनी गर्दन नीचे करके बोला, इससे बेहतर तो तुम मुझसे मेरी जान मांग लेती। धानी को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आया और उसने असमंजस में कहा, कुछ कहा आपने? कपिल ने ना में गर्दन हिला दी और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर 2 वेलवेट के बॉक्स निकालते हुए धानी को पकड़ा कर कहा, शायद मैंने बहुत देर कर दी धानी अपने दिल की बात तुम्हें बताने में, मगर कोई बात नहीं, तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। कहकर कपिल ने प्यार से धानी के चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर उसके माथे को चूम लिया और मुड़कर रूम की लाइट ऑन करते हुए बाहर निकल गया। एपिसोड 89। जैसे ही रूम के लाइट्स ऑन हुई धानी की आंखें हैरानी से फैल गई। उस रूम में बहुत ही सुंदर येलो रोज और लिली के फ्लावर का डेकोरेशन किया हुआ था और बहुत ही शानदार तरीके से फ्लावर से वॉल पर लिखा हुआ था, आई लव यू धानी, विल यू मैरी मी अगेन। ये देखकर धानी अपनी जगह पर ही जम गई और उसके हाथ में जो बॉक्स थे वो भी छूटकर नीचे गिर गए। दोनों ही बॉक्स गिरते ही खुल गए। धानी की नज़र नीचे बॉक्स से निकली चीजों पर पड़ी तो उसके पैर जम से गए। वो धम्म से नीचे बैठ गईं। उसमें एक बॉक्स में वही मंगलसूत्र था जो कपिल ने ही खींचकर तोड़ दिया था और दूसरे बॉक्स में बहुत ही सुंदर डायमंड रिंग थी। धानी ने मंगलसूत्र को अपनी उंगलियों से छूकर अपने हाथ में उठा लिया और दोनों हाथों में लेकर रोने लगी। फिर उठी और एक बार रूम को देखा और फिर हर फूल को छूकर महसूस करने लगी। धानी फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए बोली, आई एम सॉरी लकी जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे ये सरप्राइज देने वाले हैं। मुझे लगा शायद आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं और आपकी खुशी की खातिर ही मैं आपसे दूर होना चाहती थी। मगर अब मैं सच्चाई जान चुकी हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं लकी जी, और मैं आप बहुत बहुत प्यार करती हूँ। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम अलग नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। कहते हुए धानी ने वह रिंग और मंगलसूत्र के बॉक्स उठाया और दौड़ती हुई होटल के बाहर आ गई। मगर उसे कपिल या उसकी गाड़ी कहीं नजर नहीं आई। धानी ने फटाफट टैक्सी रोकी और घर की तरफ चली गई। घर आकर उसने देखा कि कपिल की गाड़ी घर पर नहीं है। उसने घर में आकर सुधादी से पूछा, आपके भैया आगे क्या? सुधादी ने कहा, नहीं भाभी, भैया तो नहीं आए, उनका कोई कॉल वगैरह आया था? धानी पूछा। सुधादी ने कहा, नहीं भाभी, कोई कॉल नहीं आया, आप दोनों तो साथ ही आने वाले थे ना। धानी ने सुधादी से कहा, दी आपने खाना बना लिया?
सुधा दी ने नहीं भाभी खाना तो नहीं बनाया। भैया ने कहा था आप लोग खाना बाहर खाएंगे, अगर आप कहें तो मैं बना दूं। नहीं कोई बात नहीं है, आप चले जाएं, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगी। ठीक है भाभी कहकर सुधा दी चली गई। धानी ने एक बार कपिल को कॉल किया मगर उसने कॉल पिक नहीं किया। धानी अपने रूम में गई है। अपना सारा सामान वापस अलमारी में रख लिया और बेड पर रखा साड़ी का पैकेट लिया और वॉशरूम में रेडी होने चली गई। दूसरी ओर कॉलेज में कनक और रावी दोनों का ही मन नहीं था और लेक्चर अटेंड करने का, तो दोनों ही घर के लिए निकल गए। रावी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो ऑटो लेकर चली गई, मगर कनक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। कनक ने कॉलेज से थोड़ी दूरी पर स्कूटी रोकी और सागर को कॉल करके मिलने बुलाया। सागर कनक से मिलने आया। जैसे ही सागर कनक के सामने आया, कनक ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर सागर के गाल पर रसीद कर दिया। उसको मारकर खुद रोते हुए बोली, हमें आपसे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो क्या, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो भी रावी के साथ जो कभी किसी दुश्मन के लिए भी बुरा नहीं सोचती। उसके साथ आपने उसे धोखा दिया। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी रावी का दिल दुखाने की। कनक ने सागर की कॉलर पकड़ कर उसे झकझोरते हुए कहा। सागर ने कनक के सामने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी कनक, मगर मुझे गलतफहमी। वो इतना ही कह पाया था कि कनक ने उसे रोकते हुए कहा, गलतफहमी? ऐसी भी क्या गलतफहमी हो गई थी आपको कि आपने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया? हमें तो खुद से नफरत होती है कि हमने आप पर इतना भरोसा किया, आपको अपना भाई माना, और आपने क्या किया? आपने हमारा इस्तेमाल करके हमारी मासूम सी फ्रेंड का दिल तोड़ दिया। सागर ने कनक को समझाने की गर्ज से कहा, कनक ट्रस्ट मी, रावी से अलग होकर एक दिन भी सुकून से नहीं रहा हूँ मैं। मेरा नाटक कब प्यार में बदल गया मैं खुद नहीं जान पाया। कब रावी मेरी जिंदगी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। उसकी बातें, उसकी केयर करना, उसकी हंसी, सब कुछ मेरी आदत बन गई, और आदत कब मोहब्बत बन गई मैं समझ नहीं पाया। सागर रावी की यादों में खोकर अपनी ही धुन में कहता चला गया। कनक ने सागर के सामने खड़े होकर कहा, देखिए मी सागर सिन्हा, या जो भी आप हैं, मेहरबानी करके अब हमारी दोस्त से दूर रहिए, क्योंकि अगर गलती से भी डॉक्टर साहब को ये पता लगा कि आपने के साथ क्या किया या रावी को धोखा दिया, तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। हम भी नहीं जानते वो आपके साथ क्या कर बैठेंगे। कहकर कनक जाने लगी। सागर ने उसे पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहा, एक मिनट कनक, तुम्हें जो कहना था तुम कह चुकी, मगर मेरी बात भी सुनती जाओ। तुम या तुम्हारे डॉक्टर साहब, कोई भी मुझे रावी से दूर नहीं कर सकता। रावी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेंगी। प्यार से या जबरदस्ती मुझे अपना हक लेना आता है, क्योंकि मेरे पास सिवाय उसके कुछ नहीं है खोने के लिए, और अपने जीते जी तो मैं उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब तक तो वो मेरी मोहब्बत थी, मेरा जुनून थी, मगर अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो उसे छोड़ना अब मेरी हद के बाहर की बात है। सागर की ये बात सुनकर तो जैसे कनक को सांप सूंघ गया हो, वो बुत बनी एकटक सागर को देखने लगी। आपने क्या कहा अभी? रावी आपके बच्चे? वो इसके आगे बोल ही नहीं पाई। हाँ सही सुना तुमने, रावी प्रेग्नेंट है, और अब बस मैं इतना जानता हूँ कि रावी मेरी जान है, और मेरी जान के पेट में मेरी नन्ही सी जान पल रही है, और अपने प्यार और अपने बच्चे को पाने के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ। इस वक्त सागर की आंखों में कुछ भी कर गुजरने का जुनून देखकर कनक डर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आप क्या करने वाले हैं? नहीं जानता, सागर ने दो टुक जवाब दिया, मगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मजबूरन को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो शायद किसी को पसंद नहीं आए, क्योंकि अब मैं रावी से और ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। सागर ने अपनी बात खत्म की और कार में बैठकर चला गया। कनक बस शून्य में ही निहारती रही। उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। जैसे तैसे कनक घर पहुंची और डॉक्टर साहब को कॉल करने लगी। अब तक रावी भी अपने घर जा चुकी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब जब घर पहुंचे तो देखा
सरला जी और दादी जी रिश्तेदारों को कॉल कर रहे थे। बाहर गार्डन में सगाई का डेकोरेशन चल रहा था। डॉक्टर साहब अपने रूम में गए और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आए तो सारला जी ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए चाय बनावा दूं। डॉक्टर साहब ने ना में गर्दन हिला दी और कहा, मुझे कुछ काम है, मैं निपटा कर आता हूँ। उन्होंने कहा और जाने लगे। तभी उनका फ़ोन रिंग होने लगा। उन्होंने देखा कि कॉल कनक का है। उन्होंने कॉल पिक करके कहा, क्या बात है बीवी, आज इतनी जल्दी? मेरी याद भी आ गई। उधर से करने की बुझी बुझी सी आवाज़ आई, हमें सच में आपकी याद आ रही है। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर साहब समझ गए कि कोई बात कनक को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा, तुम रेडी रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब कनक के घर पहुँच गए तो रागिनी जी ने पूछा, अरे बेटा आप इस वक्त यहाँ? हाँ आंटी, वो कनक को टेलर के पास ले जाना है। रागिनी जी ने कनक को आवाज़ लगाकर बुलाकर कहा, बेटा आपने बताया नहीं था आपको कहीं जाना है? हमने मेहंदी वाली को बुला लिया, कितनी देर में आएंगे? आंटी हम 1 घंटे में आ जाएंगे, कहकर डॉक्टर साहब ने कनक को अपने साथ लिया और बाहर निकल गए। कनक चुपचाप जाकर बगल की सीट पर बैठ गई। वहीं डॉक्टर साहब भी बिना कुछ बोले ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट करके खाली रास्ते पर दौड़ाने लगे। कनक ने खिड़की का कांच खोल लिया और अपने हाथ फोल्ड करके अपना सिर टिकाकर बाहर देखने लगी। डॉक्टर साहब ने कनक को उदास देखा तो एफएम पर गाना लगा दिया। डॉक्टर साहब ने ड्राइव करते हुए एक नज़र कनक को देखा। उन्होंने देखा कि कनक का दुपट्टा एक साइड से सरक कर नीचे पैरों के पास लटका हुआ है, जिस पर कनक का ध्यान नहीं है। उन्होंने अपने एक हाथ से कनक का दुपट्टा ऊपर किया और उसे झटक कर वापस कनक को ओढ़ाते हुए एक हाथ से ड्राइव करते रहे। लगभग 15-20 मिनट बाद कुछ देर खाली सड़क पर गाड़ी दौड़ आने के बाद डॉक्टर साहब ने एक शांत जगह देखकर गाड़ी रोकी और कनक को अपनी तरफ घुमाते हुए बोले, कनक। कनक ने उनकी बात का कोई रिस्पांस नहीं किया था। डॉक्टर साहब ने प्यार से कहा, जान। इस बार कने नहीं मुड़कर उनकी तरफ देखा, मगर उनकी आंखों में ना देखते हुए नीचे पलके करके बैठी रही। डॉक्टर साहब ने कनक से कहा, मेरी तरफ देखो, और उंगली से उसके छीन को ऊपर किया। कनक ने अपना चेहरा ऊपर कर लिया मगर पलकें झुकाए रखी। डॉक्टर साहब ने कनक की झुकी हुई पलकों को अपने होठों से छूते हुए प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, क्या बात है? डॉक्टर साहब के इतने प्यार से पूछने पर कनक खुद को रोक नहीं पाए और उछलकर डॉक्टर साहब से लिपट गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। डॉक्टर साहब भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसके माथे को चूम कर बोले, क्या बात है? क्या हुआ? कोई परेशानी है? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। कनक ने वैसे ही उनसे चिपके हुए ना मैं अपनी गर्दन हिला दी। डॉक्टर साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें मुझे तकलीफ देने में बहुत मजा आता है ना बीवी? कनक ने नासमझी में अपना चेहरा ऊपर करके डॉक्टर साहब की आंखों में देखते हुए बच्चों सी शक्ल बनाकर पूछा, हमने क्या किया? हम आपको तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर साहब ने उसके आंसू की बूंद को अपने फिंगर टिप पर लेते हुए उसे कनक को दिखाकर कहा, जो बड़े बड़े मोती तुम बहाती हो इन्हीं से मुझे तकलीफ होती है, जानती हो ना तुम, फिर भी इन्हें बहाती हो। कनक इतने टेंशन में भी मुस्कुरा उठी। डॉक्टर साहब की बात सुनकर डॉक्टर साहब ने नीचे झुककर कनक के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और कनक को सॉफ्ट किस करने लगे। कनक भी उनका साथ देते हुए उन्हें किस करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए तो कनक शर्माने लगी तो डॉक्टर साहब ने कनक से कहा, जब तुम किस करने के बाद इतना शर्माती हो तो जब हम शादी के बाद वो करेंगे तब तो तुम क्या करोगी? क्या करेंगे? कनक बेख्याली में बोल गई, मगर जैसे ही उसने डॉक्टर साहब का चेहरा देखा जो शरारत से मुस्कुरा रहे थे,
कनक इधर उधर देखने लगी और वो हम करने लगी तो डॉक्टर साहब ने कनक के बालों में उंगलियों में फंसाकर उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोले, वही जो सब करते हैं सेक। कनक ने तुरंत उनके होंठों पर अपने हाथ रखकर कहा, इशिश डॉक्टर साहब आप कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। अब मेरी बीवी इतना शर्माती है तो मुझे तो बेशर्म होना ही पड़ेगा, वरना बच्चे क्या आसमान से टपकेंगे। डॉक्टर साहब ने हल्की स्माइल देकर आंख मारकर कहा। कनक ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और डॉक्टर साहब के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। हे भोलेनाथ प्लीज बस करिए आप, कनक बुरी शर्माते हुए बोलने लगी। कुछ देर के लिए ही सही कनक का माइंड डाइवर्ट हो गया, जैसा कि डॉक्टर साहब चाहते थे उनकी नोटी बातों से ही सही, मगर कनक अपनी उदासी कुछ पल के लिए भूल ही गई और मुस्कुराने लगी। डॉक्टर साहब ने कसकर कनक को अपनी बाहों में भर लिया। रावी अपने रूम में अंधेरा करके खिड़की पर बैठी अपना सिर पीछे टेक कर सागर के साथ बिताए लम्हों को याद कर रही थी और रोते हुए बोली, मेरे प्यार की इतनी बड़ी सजा क्यों दी मुझे, आखिर मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। एपिसोड 90। सागर नशे में धुत एक बड़े से विला के सामने खड़ा उसके नेम प्लेट को देख रहा था, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था एस विला। सागर टकटकी लगाए उस विला को घूरता रहा और अपने मन बोला, क्या मतलब है इस पैसों और आलिशान लाइफ का, जब तू अपनी खुशी नहीं खरीद सकता, अपना प्यार नहीं पा सकता तो कोई मतलब नहीं इन सब का। कहते हुए सागर ने लोहे की रोड उठाई और नेम प्लेट को तोड़ दिया। सिक्योरिटी ने जब कुछ टूटने की आवाज़ सुना तो दौड़कर बाहर आ गया। उसने बाहर सागर को तोड़फोड़ करते देखा तो वापस अंदर की तरफ भागा और तुषार को बुलाकर लेकर आया। जब तुषार ने सागर की ऐसी हालत देखी तो उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, भाई भाई काम डाउन, आपने इतनी ड्रिंक क्यों की है। सागर को भयंकर नशे की हालत में देखकर तुषार की आंखों में आंसू आ गए। सागर लखड़ा कर निठाल होकर तुषार पर गिर पड़ा। तुषार ने सागर से कहा, संभालिए भाई अपने आप को। सागर ने दर्द से हंसते हुए कहा, चीकू जानता है आज मैं कितना खुश था, जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया कि रावी प्रेग्नेंट है। मैंने कितना कुछ सोच लिया था, यहाँ तक मैंने अपने बच्चे का नाम तक सोच लिए था, मगर वो कहती हैं कि मेरा बच्चा नाजायज़ है। चिकू वो मेरे बच्चे को नाजायज़ कैसे कह सकती हैं, मेरा बेबी मेरा है, वो नाजायज़ नहीं है। बोल ना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा, तू जानता है ना वो मेरा। कहते हुए सागर नशे के कारण बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी की हालत में भी वो बस यही बड़बड़ाता रहा, मेरा बेबी नाजायज़ नहीं है नहीं है। तुषार से सागर की हालत देखी नहीं जा रही थी। तुषार जैसे तैसे सागर को उसके रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर ठीक से लेटाते हुए उसके शूज खोल देता है और टॉवल से सागर का फेस क्लीन करता है। तुषार सागर को ऐसे देखकर अपने मन में कहता है, मेरी वजह से ये सब हुआ है तो अब इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। मैं भाभी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि आखिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने उनके खिलाफ आपसे झूठ नहीं कहा होता तो आज आप इस हालत में नहीं होते। फिर तुषार सोचता है कि कैसे उसने सागर को रावी के बारे में झूठ कहा था। फ्लैशबैक में एक्चुअली तुषार यहाँ किसी काम से लिया आया था और सागर उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी किसी साइट के कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में रुका हुआ था। तुषार जब यहाँ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने बाहर गया, वही उसे नज़र रावी और कनक पर पड़ी। उसके फ्रेंड्स के बहकावे में आकर उसने रावी और कनक को देखकर अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया, जिस वजह से रावी और उसकी लड़ाई हो गई। उसके बाद तुषार के दोस्तों ने उसे काफ़ी ट्रोल किया कि वह एक लड़की से पीटकर आ गया, जिस वजह से तुषार को बहुत गुस्सा आया और उसने एक प्लानिंग की रावी को सबक सिखाने के लिए और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया। उसने सागर को कॉल करके इंडिया बुलाया और उससे झूठ कहा कि रावी उसे सीड्यूस कर रही थी और उन लोगों का एक गैंग है जो लड़कों को सीड्यूस करते हैं, उसके बाद उनके साथ इंटीमेट होकर उनसे पैसे ऐंठते हैं। इसी तरह रावी ने भी तुषार को सीड्यूस करने की कोशिश की, मगर जब तुषार ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर
तुषार की बहुत पिटाई की जिस वजह से उसके सर पर चोट लग गई और उसी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सागर ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसके मन में रावी के लिए नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उसे ऐसी लड़कियों से बहुत नफरत थी जो पैसों के लिए खुद को भी बेचने से पीछे नहीं हटती और रावी से बदला लेने के लिए प्लानिंग की और रावी की लाइफ में इंटर हुआ। तुषार यही सब सोच रहा था कि सागर एकदम से बेड से नीचे गिर गया। तुषार अपने ख्यालों से बाहर आया, सागर को उठाते हुए वापस बेड पर लेटाकर बोला, मेरी छोटी सी गलती की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और सागर के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा, मगर अब मैं आप दोनों को एक करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ रावी खिड़की के सहारे बैठकर चांद को निहार रही था और कब वो सागर के ख्यालों में खो गई उसे पता ही नहीं चला। फ्लैशबैक में रावी लाइब्रेरी से कुछ बुक्स हाथ में लिए निकल रही थी कि किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। रावी पलटी तो एक 28-29 साल का लड़का खड़ा था, जिसकी हाइट 5 फुट 9 इंच थी और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, गालों पर पने वाले डिंपल का तो जवाब ही नहीं। वाइट टी शर्ट और केमल कलर की जीन्स पहने, बाल थोड़े लंबे जो उसके चेहरे को डैशिंग लुक दे रहे थे। रावी तो उसी पल में अपना दिल हार बैठी और कहीं ना कहीं उस लड़कों के दिल में भी अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब रही। ये लड़का सागर था जो एक बार को रावी को देखकर सारी बातें भूल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद खुद को संभलते हुए बोला, सच में कोई नहीं कह सकता कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की अपनी खूबसूरती के जाल लोगों को फंसाती होगी। कोष्टक वो लड़का रावी से बोली, मिस ये प्रिंसिपल सर का ऑफिस कहाँ है? रावी ने हैरान होकर पूछा, आपको प्रिंसिपल से क्या काम है? वो दरअसल मुझे अपने एडमिशन की बात करना है। रावी ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, आपको नहीं लगता कि कॉलेज आने के लिए आपकी एज कुछ ज्यादा है? आप सीखने आए हैं या सीखने? रावी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वैसे आया तो मैं तुम्हें सबक सिखाने हूँ, मगर उसमें अभी टाइम है तो थोड़ा कुछ मैं सीख लेता हूँ। सागर ने रावी को देखकर मन में कहा और से बोला, मिस मेरा मानना ये है कि पढ़ने के लिए उम्र की नहीं चाहत की जरूरत होती है। किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि पढ़ाई करने के लिए हमें हमारी उम्र देखकर पढ़ना चाहिए। रावी को खुद के कहे पर अफसोस होने लगा। उसे लगा कि जाने अनजाने में उसने किसी का दिल दुखा दिया, तो रावी भोली सी शक्ल बनाकर बोली, मैं मजाक कर रही थी। और उसने उस लड़के को प्रिंसिपल के ऑफिस की डायरेक्शन बताई। वो लड़का जाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो रावी अपना हाथ बढ़ाकर बोली, रावी गाय, मेरा नाम रावी है और आपका? उस लड़के ने भी हाथ बढ़ाकर कहा, सागर। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने अपने रास्ते चल दिए, इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है, इनकी ये मुलाकात क्या मोड़ लेगी। कनक डॉक्टर साहब के साथ वक्त बिताकर अच्छा फील कर रही थी, वो सारी टेंशन भुला चुकी थी। डॉक्टर साहब ने कनक को रिलैक्स देखकर कहा, चले अब? कनक ने ना में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, हम थोड़ी देर और आपके साथ रहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने कनक का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर कहा, चाहता तो मैं भी हूँ जान, मगर आंटी ने कहा ना कि तुम्हें मेहंदी लगवानी है और घर पर हम 1 घंटे का बोलकर आए थे, 2 घंटे हो चुके हैं। कनक ने अपना हाथ छुड़ाया और उनकी गोद से उठकर अपनी जगह पर चली गईं और मुंह फेर कर बैठ गईं। डॉक्टर साहब कनक का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करके बोले, हाय कोई तो बचा लो यार, आज तो मेरी जान ही मेरी जान लेकर मानेगी। कनक ने कुछ नहीं कहा, अपनी आंखें बंद किए हुए ही दोबारा अपना चेहरा फेर लिया और खिड़की के बाहर चेहरा कर लिया। डॉक्टर साहब शरारत से कनक की तरफ सरके और उसकी कमर पर उंगलियां घुमाने लगे और दुनिया जहान का प्यार भर कर बोले, जान सुनो ना जान, बच्चे गोली ही सुनो तो। कनक ने उनका हाथ झटक दिया, मगर अपना चेहरा दूसरी तरफ ही रखकर वो मुस्कुराने लगी। उसे हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने अपने निचले होंठ को अपने दांतों से दबाकर अपनी हंसी कंट्रोल की हुई थी। डॉक्टर साहब ने कनक को अपने दोनों हाथों से गुदगुदी करन स्टार्ट किया, जिससे कनक खिलखिलाकर हंस पड़ी।
बस बस कीजिए डॉक्टर साहब, आह हंस हंस कर हमारा पेट दर्द करने लगा, कनक हंसती हुई बोली। डॉक्टर साहब ने कनक को गुदगुदी करना बंद कर दिया और कनक को किस करने के लिए अपना चेहरा कनक के चेहरे के करीब करने लगे। कनक ने अपना चेहरा जल्दी से पीछे कर लिया। डॉक्टर साहब कनक की तरफ झुके तो कनक और पीछे हो गई। डॉक्टर साहब ने अपना एक हाथ कनक के गर्दन के पीछे रखकर दूसरे हाथ से उसका चेहरा पकड़कर उसे हार्डली किस करते हुए उसके होंठों को सक करने लगे और उसके निचले होंठ को अपने दांत में दबा लिया और फिर जोर से सक करने लगे। कनक ने उनके सीने पर हाथ रखकर उन्हें पीछे धकेलकर कहा, लग रहा है ना हमें दर्द हो रहा है, आप ना बहुत गंदे हैं, और अपने लिप्स को फिंगर से टच करने लगी। डॉक्टर साहब ने कनक के गर्दन और गाल पर किस करके बोले, अभी तो बहुत दर्द सहना बाकी है, और हंसते हुए कार स्टार्ट कर दी। कनक बस मुंह खोली उनके कहे शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। कपिल का अपार्टमेंट। रात के 10 बज चुके थे मगर कपिल अब तक घर नहीं आया था। धानी ने खुद ही थोड़ा बहुत खाना बना लिया था और हॉल में सोफे पर बैठकर कपिल का वेट करने लगी। वेट करते वक्त धानी को ननंदनी की याद आई तो वो उसे कॉल करने का सोचकर अपना मोबाइल देखने लगी। तभी उसे याद आया कि फ़ोन तो उसने तो अपने रूम में ही छोड़ दिया था। धानी उठी और अपना फ़ोन लेने रूम में जाने लगी। उसी तभी अचानक घर की लाइट बंद हो गई। धानी वापस आई और कैंडल्स ढूंढने लगी मगर अंधेरा होने की वजह से उसे कैंडल्स नहीं मिल रही थी। उसने अंदर अदाजे में कई जगह ढूंढ लिया, उसे कैंडल कहीं नहीं दिखी। धानी के पसीने छूटने लगे। हालांकि वो अंधेरे से डरती नहीं थी मगर इतना बड़ा घर, ऊपर से वो अकेली, और यह अंधेरी रात का वक्त होने की वजह से उसे थोड़ा डर लग रहा था। धानी जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर किचन में गई और कैंडल्स खोजकर जला ली। कपिल जब घर आया तो हमेशा की तरह अपने पास की चाबी से ही दरवाजा खोल लिया। धानी को किसी के घर में घुसने का एहसास हुआ। धानी जब तक हॉल में आकर देखती तब तक कपिल गेट बंद करके अपने रूम में जा चुका था। कपिल ने रूम में लाइट्स ऑन करने की कोशिश की मगर लाइट चालू नहीं हुई तो उसने अपने मोबाइल का टॉर्च चालू किया और अपना टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। धानी ने जब आवाज़ें सुनी तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे लगा कि घर में चोर घुस गया है। अब तो धानी राधे राधे जपने लगी और अपनी साड़ी को पल्लू कमर में खोसकर बेलन हाथ में लिया और ऊपर रूम की तरफ जाने लगी। कपिल अभी बाथरूम में नहा रहा था। धानी धीरे धीरे रूम में जाकर गेट के बाहर बेलन लेकर खड़ी हो गई। उसने घबराहट में ये तक नहीं सोचा कि चोर बाथरूम में क्या करने जाएगा, वो तो अलमारी से चोरी करेगा। मगर नहीं, हमारी मंदबुद्धि धानी जी झांसी की रानी की तरह एक हाथ में कैंडल और एक हाथ में बेलन लेकर पहुंच गई बाथरूम के सामने। घबराहट में धानी पसीना पसीना हो गई, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसने कैंडल टेबल पर ठीक से रखकर धीरे से बेलन रखकर अपने खुले हुए बालों को समेटकर जुड़ा बना लिया और दोबारा गेट के बाहर दोनों हाथों से बेलन पकड़कर खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कन हर बढ़ते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई तो धानी ने अपनी आंखें बंद की और मन में बोली, कहाँ है लकी जी, आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। धानी के कानों में जब गेट खुलने की आवाज़ गई तो धानी ने बेलन पर अपनी पकड़ मजबूत की और हाथ हवा में उठाकर अटैक कर दिया। कीप रीडिंग। बाय बाय, लव यू गाइज। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।